अगेन आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के सेशन में हम 24 अगस्त के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाली एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पीडीएफ आपको चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए। आपको वहां पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, आप सभी को पता है। वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा आप जाकर, ठीक है। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 24 अगस्त के करंट अफेयर का। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? देखिए, एथलेटिक्स की एक प्रतियोगिता है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित की जाती है, इसीलिए इसका नाम है लुसाने डायमंड लीग। 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर मेडल हाल ही में अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अभी सिल्वर मेडल जीता है। अब क्या होता है, सारे स्टूडेंट का ध्यान होता है पेरिस ओलंपिक पर होगा और एग्जामिनर वहां पर गेम खेलेगा, क्वेश्चन पूछेगा लुसाने डायमंड लीग से, और कितने मीटर का भाला फेंका, क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी एग्जामिनर की समझना पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं एग्जाम के, उनको एनालिसिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लुसाने डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में यह कंपटीशन आयोजित किया गया था। नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का भाला फेंका और सिल्वर मेडल जीता। इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल एंडरसन पीटर्स ने अपने नाम किया, जो कि ग्रेनाडा के जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं। इन्होंने 90.61 मीटर का भाला फेंका है। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो यह जूलियन वेबर ने अपने नाम किया, जर्मनी के हैं। 87.08 मीटर का भाला फेंका और सिल्वर मेडल जीत लिया किसने? नीरज चोपड़ा ने। ओके, पेरिस ओलंपिक में अभी 2024 में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक का। और अब लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर का भाला फेंका है। नीरज चोपड़ा के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आपको यह तो पता होना चाहिए कि भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2020 का था पर 21 में हुआ था कोविड के कारण, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। अर्जुन अवार्ड खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2018 में इन्हें दिया गया। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2022 में दिया गया पद्मश्री। किसे? नीरज चोपड़ा को। अब लुसाने डायमंड लीग की बात कर लेते हैं। देखिए, डायमंड लीग एक पूरी सीरीज है, इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन है। डायमंड लीग के नाम से साल भर अलग अलग जगह पर आयोजित होता है। उसका एक हिस्से के रूप में आयोजित की जाती है लुसाने डायमंड लीग अगस्त माह में, ठीक है। तो विश्व के मेजर एथलेटिक्स इवेंट में से ये एक माना जाता है और वर्ल्ड के अलग अलग देशों के जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं यहां पर ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के लिए। तो लुसाने डायमंड लीग कंपटीशन का एक हिस्सा है। आयोजन होता है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था और लुसाने डायमंड लीग में भी सिल्वर मेडल ही अपने नाम किया। सेकेंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ प्रोग्राम शुरू किया? आरंभ प्रोग्राम की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसे शुरू किया है पंजाब सरकार ने। किसने शुरू किया? पंजाब गवर्नमेंट ने। आंसर हो जाएगा आंसर ए, है ना। देखिए, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ प्रोग्राम की शुरुआत की। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो राज्य में जो 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनमें प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके लिए उनके लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था की जाएगी, है ना। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए अदर छोटी मोटी जो एक्टिविटीज हैं वो की जाएगी। स्पेशली 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं जो नए नए आते हैं स्कूल में,
उनमें शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार प्रचार करना। प्री प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना आरंभ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य पंजाब में। ठीक है ना, यह जो कार्यक्रम है पंजाब गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी को एक तो इंकरेज करता है और इसके अलावा समाज के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है। वैसे जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, है ना, उसके जो सिद्धांत थे उन पर आधारित है आरंभ प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट का। ठीक है ना, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, इतना याद रख लेना। तो यहां पर यह क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एसएससी की एग्जाम आने वाली है, सीजीएल भी है, आगे काफी सारे एग्जाम्स लाइनअप है। तो आप सभी के लिए मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स अर्थमेटिक प्लस एडवांस यहां पर अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। सभी पीडीएफ आपको आपके कोर्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके चैप्टर को लगाने के लिए। तो काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए मैथ्स का फुल फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके आपकी क्वेरी ले सकते हैं। वहां पर वो आपके कोई भी डाउट है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीकेट्री के एप्लीकेशन पर तो आपको मिल ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पर आइए, चर्चित प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी भारत में अक्टूबर 2021 में। ईयर याद रखिए 2021। जानते योजना क्या है? भारत में इकोनॉमिक जोन के लिए, वेरियस इकोनॉमिक जोन के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के उद्देश्य से पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव या पहल की शुरुआत की गई थी 2021 में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो इसके अंतर्गत जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है उसकी 77वीं बैठक का आयोजन किया गया है हाल ही में नई दिल्ली में। बैठक में ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की गई है प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के तहत। कब आई थी? 2021। और इसकी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 77वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ है? नई दिल्ली में। देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात करते हैं तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। इसके तहत देखिए, भारत में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहले इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, उनका विस्तार करना। इंटीग्रेटेड प्लान मतलब विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्ट हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड करना, एक साथ लाना और एक साथ एक क्रम में कोऑर्डिनेट करके तरीके से लागू करना। यह मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल का। इसी के हिस्से के रूप में भारत में अभी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 नए डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। और इसी के तहत भारत के सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है और पूरे भारत में गैस पाइपलाइन नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल 2021 में लॉन्च की गई थी भारत में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। आगे आइए, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सागवान ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया? तो अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो इसमें भारत की नेहा सागवान ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नेहा सागवान, पूरी डिटेल जान लेते हैं एक बार हम। ठीक है, ये है नेहा सागवान, आप देख लीजिएगा। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो आयोजन हो रहा है जॉर्डन के अम्मान में। 19 को शुरू हुआ था, 25 अगस्त तक ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। देखिए, अलग अलग कैटेगरीज होती है रेसलिंग की। एक है फ्री स्टाइल रेसलिंग। फ्री स्टाइल रेसलिंग में जो पहलवान होते हैं एक दूसरे को कहीं से भी पकड़ के दाव पेश लगाने के लिए स्वतंत्र होते, मतलब पैर से, हाथ से, तो फ्री स्टाइल इसे नाम दिया गया। तो इसमें मेंस की भी अलग अलग कैटेगरी होती है,
भार वर्ग में 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, जिसमें नेहा सागवान जीत के आई। विमेन की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये हो गया फ्री स्टाइल रेसलिंग। इसके बाद होती है ग्रीको रोमन रेसलिंग। इसमें शरीर के ऊपरी हिस्से से और हाथों से और चेस्ट वगैरह यहां से आप पकड़कर पहलवानों को गिरा सकते हैं। शरीर के नीचे के हिस्सों से पैर वगैरह का यूज नहीं किया जा सकता। तो ये ग्रीक रोमन रेसलिंग हो गई, है ना। और विमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग विमेन्स के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस वेट कैटेगरी यहां भी होती है। अब नेहा सागवान की बात करें तो इन्होंने विमेन्स फ्री स्टाइल रेसलिंग में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जापान की सो सुसाई को हराया है। सो सुसाई नाम भी बड़ा गजब है ना। इनको हराया है किसने? नेहा सागवान ने, और गोल्ड मेडल जीता है इस प्रतियोगिता के। अभी तक अगर हम अदर मेडल की बात करते हैं तो नेहा सागवान 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता। इसके अलावा अदिति कुमारी की बात करें तो 43 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। पुलकित ने विमेन्स फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता। मानसी लाठेर विमेन्स फ्री स्टाइल 73 किलोग्राम वेट में गोल्ड जीता है। रौनक दाहिया ग्रीको रोमन में 110 किलोग्राम में ब्रॉन्ज जीता। और साईनाथ पारधी ग्रीको रोमन में 51 किलोग्राम में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये अदर मेडलिस्ट है, इनको भी एक बार पढ़ लेना। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ओमान में आयोजित की गई। 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसका आयोजन करवाती है, ठीक है। अभी इसका आयोजन कहां हुआ है? जॉर्डन के अम्मान में, ओमान नहीं सॉरी अम्मान में, ठीक है। आगे आइए। 21 से लेकर 23 अगस्त तक भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की ऑफिशियली यात्रा की है? तो 21 से लेकर 23 अगस्त तक भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली दो देशों की यात्रा की। दोनों यूरोपीय देश हैं, पोलैंड और यूक्रेन। ओके, यह है पोलैंड और यह है यूक्रेन। दोनों का अगर आप मैप पर देखेंगे तो यूरोपीय देश है। इनकी नेबर कंट्री पहले देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं पोलैंड, कैपिटल वार्सा है। पोलैंड की नेबर कंट्री की बात करें तो इसके उत्तर में तो बाल्टिक सागर देखने को मिलता है। नेबर कंट्री में एक लिथुआनिया, ठीक है, बेलारूस इधर से टच हो जाएगा, लिथुआनिया यहां से लग जाएगा, यूक्रेन टच होता ही है, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी। ओके, तो ये देश टच होते हैं। और रशिया का भी देखिए एक एरिया टच होता है पोलैंड से। हालांकि रशिया इधर से दूर है, लेकिन पोलैंड, रशिया का एक एरिया पोलैंड से टच होता है। तो फिर रशिया भी इसकी बाउंड्री साझा करता है ना। ये हो गए पोलैंड की नेबर कंट्री। यूक्रेन की नेबर कंट्री की बात करें तो इसके दक्षिण में तो हमको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, है ना। अब इसके अलावा एक तो रशिया टच होगा जिससे युद्ध चल रहा है, इधर से आते हैं तो बेलारूस, इधर से देखिए पश्चिम से पोलैंड, इधर से आइए हंगरी, रोमानिया, और ये है एक देश मोल्डोवा। तो ये टच होते हैं यूक्रेन से। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 से लेकर 23 अगस्त तक दो देशों की आधिकारिक यात्रा की, पोलैंड और यूक्रेन। पोलैंड की बात करें तो 21 अगस्त से 22 अगस्त तक ये पोलैंड में थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की 45 साल बाद ये पोलैंड यात्रा है। इसके पहले मोरारजी देसाई गए थे भारत से 1979 में, और उसके पहले तो फिर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी पोलैंड जा चुके हैं। लेकिन 45 ईयर के की बात करें तो मोरारजी देसाई गए थे और उसके बाद गए पीएम नरेंद्र मोदी अब, ठीक है। पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से भी मिले और वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से भी भारत के पीएम ने मुलाकात की। तो ये पोलैंड के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री हो गए। इसके अलावा यूक्रेन दौरे के समय 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात की है भारत के पीएम ने। तो इस तरीके से दोनों देशों के साथ आधिकारिक यात्रा हुई भारत के पीएम की, और दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की गई, है ना। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का सचिव किसे नियुक्त किया गया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का हाल ही में नया सचिव अमरदीप सिंह भाटिया को बनाया गया। यह है अमरदीप सिंह भाटिया, ठीक है। इनकी बात करते तो ये आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। नागालैंड कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी है। इस
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी बनने से पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में अतिरिक्त सचिव के रूप में अभी तक काम कर रहे थे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव के रूप में इन्होंने राजेश कुमार सिंह का स्थान लिया है। राजेश कुमार सिंह रिटायर हुए हैं और अब इनकी जगह ली है अमरदीप सिंह भाटिया ने। आपके दिमाग में आएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है क्या? तो ये जो संस्था है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया के तहत काम करने वाला एक विभाग है जो कि भारत में स्पेशली ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। देश में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम है। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। इसके सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमरदीप सिंह भाटिया को। आगे आइए, किस संस्था ने अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड अमेजन फॉरेस्ट के लिए जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किए हैं। निवेशक इस बॉन्ड को खरीदेंगे और उससे जो भी पैसा वर्ल्ड बैंक के पास आएगा उससे वर्ल्ड बैंक फॉरेस्ट, जो अमेजन फॉरेस्ट है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, वहां पर कार्बन रिमूवल के लिए काम करेगी उस पैसों से। ओके, नॉर्मली 9 साल के लिए यह बॉन्ड जारी किया गया है। निवेशक जो भी इनके बीच डील हुई हो निवेशकों और वर्ल्ड बैंक के बीच में कि भैया 9 साल के बाद जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे तो हम आपको आपकी पूंजी पर इतना ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, रिफंड भी देंगे। तो जो भी डील हुई हो, पर 9 साल के लिए बॉन्ड जारी किया है। कार्बन रिमूवल बॉन्ड है दुनिया का पहला अमेजन फॉरेस्ट के लिए। किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। ओके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है अमेजन फॉरेस्ट। तो बड़ी बड़ी जानकारी आपको मिल गई। बॉन्ड की कीमत कितनी है? तो $225 मिलियन के ये बॉन्ड है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किए ताकि उस पैसे से ये अमेजन फॉरेस्ट में कार्बन रिमूवल अभियान चला सके और कार्बन उत्सर्जन को वहां से खत्म कर सके। ठीक है, बॉन्ड की अवधि है 9 साल। निम्नलिखित में से किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए एम सुरेश। कौन? एम सुरेश। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में जो मेजर एयरपोर्ट है, बड़े बड़े एयरपोर्ट है, उनके प्रबंधन संचालन के लिए काम करने वाली जिम्मेदार संस्था है इंडियन गवर्नमेंट की। ठीक है, रूट क्लियर करवाना और इसके अलावा जो जितने भी ट्रेवलर होते हैं, जितने भी ट्रेवल करते हैं फ्लाइट्स में, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उनकी जर्नी को स्मूथ बनाना, एयरपोर्ट्स का प्रबंधन करना, ये सारे काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के होते हैं। इसका चेयरमैन बनाया गया है एम सुरेश को। तो एम सुरेश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतरिम चेयरमैन अपॉइंट किए गए। इनके पहले संजीव कुमार इस स्थान पर थे, लेकिन अब नियुक्त हुए हैं एम सुरेश। संस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती क्या है। इंडियन गवर्नमेंट के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। भारत के जितने भी मेजर एयरपोर्ट है उनके मैनेजमेंट और ऑपरेशन का काम करना इस संस्था की जिम्मेदारी है। स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1995 में। और अब चेयरमैन कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम सुरेश। खबरों में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह देखने को मिलेगा भारत के गुजरात राज्य में। काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, है ना। अगर हम देखें मैप पर तो यह पर्टिकुलर लोकेटेड है गुजरात में, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में। शायद दिखेगा नहीं आपको मैप पर सुन लो, ठीक है। सुर्खियों में क्यों है भाई? तो गुजरात के काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन में 700 मेगावाट वाले भारत के दूसरे स्वदेशी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया है। भारत का दूसरा स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट है 700 मेगावाट का, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्थापित किया गया और अब इसे पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया। इसी डिजाइन के भारत में अब 700 मेगावाट के 14 और एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। संभावना है कि यह 2031-32 तक शुरू हो जाएंगे। निर्माण चल रहा है। 14 नए एटॉमिक
एनर्जी रिएक्टर का 700 मेगावाट के। ठीक है, वर्तमान में अगर हम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यह भारत में 8180 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 24 रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का संचालन करता है और 6800 मेगावाट की क्षमता वाली 8 और रिएक्टर का निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। रखरखाव कौन करता है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर हम भारत के जो नॉर्मल सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। काकरापार अभी हमने बात की गुजरात। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, काफी विरोध हुआ था जब यह बना था। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा, कंफ्यूज मत होना, हरियाणा में। ठीक है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। नोट कर लीजिएगा, पॉज करके, इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। चर्चित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करें तो यह हमको देखने को मिलेगा भारत के ओडिशा राज्य में। सिमलीपाल नेशनल पार्क अभी सुर्खियों में क्यों है? देखिए, यह है ओडिशा का मैप और आपको यहां पर पर्टिकुलर देखने को मिलेगा सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, अभी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क अथॉरिटी ने नेशनल पार्क में बेम्बू ग्रास उगाने का फैसला किया है ताकि वहां की एक तो उपजाऊ क्षमता बनी रहे और जो वन्य जीव है उन्हें पर्याप्त घास अवेलेबल हो। ठीक है, और उनका विकास हो सके। तो बेम्बू जो ग्रास है, घास है, उनको उगाने का फैसला किया है सिमलीपाल नेशनल पार्क अथॉरिटी ने। भारत के ओडिशा राज्य में यह नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में है, एक नेशनल पार्क है और एक एलिफेंट सेंचुरी के रूप में भी इसे जाना जाता है। यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इसे बायोस्फीयर से रिजर्व घोषित किया गया 1994 में। यूनेस्को ने भी यहां पर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व में इसे 2009 में शामिल किया था यूनेस्को ने। ठीक है, इस बायोस्फीयर से रिजर्व एरिया में दो जनजातियों का निवास देखने को मिलता है। एक है इरेंगा जनजाति, इरेंगा खारिया के नाम से जानी जाती है, और एक है मेन कर्डियास जनजाति। इनका निवास देखने को मिलता है सिमलीपाल नेशनल पार्क में। कहां पर? भारत के ओडिशा राज्य में। डन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। तो यहां पर हमने 24 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक पॉइंट को समझा जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते। अब हम बात करेंगे लास्ट डे रिवीजन की। ओके, तो आइए क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज फॉर्म में फटाफट हम देख लेते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर क्या थे। 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया। थीम क्या थी? तो टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। 2024 में 23 अगस्त को पहले नेशनल स्पेस डे की थीम थी। आंसर सी। सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया रोहित शर्मा को। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? तो यह बढ़ेगी 6.8% की दर से। यह इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपना दावा किया है। सिनसिनाटी टेनिस ओपन 2024 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? सिनसिनाटी टेनिस ओपन 2024 में मेन सिंगल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। आंसर डी। बुक गांधीयन स्टेटमेंट्स ऑफ बिहार नीतीश कुमार का विमोचन किसने किया? तो विमोचन किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तालसेंग चाड़ा मारक का निधन हो गया? तो यह फॉर्मर सीएम रह चुके हैं भारत के मेघालय राज्य के, जिनका हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ड्रिप्स पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ड्रिप्स पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मनोहर लाल खट्टर को।
चर्चा में रही गोमती नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो गोमती नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है भारत के त्रिपुरा राज्य में। अभी विवाद हुआ था इसके डैम को लेकर। 19वां CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का किस स्थान पर आयोजन किया जा रहा है? तो आयोजन किया गया बिहार के पटना में। ओके, तो ये लास्ट सेशन में डिटेल में हमने सभी क्वेश्चन समझे थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। लास्ट सेशन के जो क्वेश्चन थे, हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? तो यह वृक्षारोपण की एक जापानी पद्धति है, मियावाकी पद्धति। मन की बात कार्यक्रम में भारत के पीएम ने इसका उल्लेख किया था। जापानी पद्धति है वृक्षारोपण की। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर ऑस्ट्रिया का वीना शहर है। और ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। डन। अब आज के लिए आप क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए। कार्लोस अल्कराज किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? सिक्किम के राज्यपाल वर्तमान में कौन? और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तीनों के ही आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्स ऑफ द डे की लिंक मैथ्स एडवांस प्लस अर्थमेटिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।